सही आप चलो आप देखिए 9th क्वेश्चन, गिव ए रीजन फॉर स्लाविक नेशनलिज्म स्ट्रगल। सुनो इधर ध्यान दो। दैट इज स्लाव कौन होते हैं दिव्यांगी? जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते हैं और साउथ ईस्टर्न रीजन में रहते हैं, बाल्कन स्टेट्स में रहने वाले लोगों को स्लाव कहा जाता था। वो 19th सेंचुरी में यानी 1870 में उन्होंने अपने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल क्यों किया? क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पढ़ो। व्हाट गिव ए रीजन फॉर स्लाविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल। और ये जो स्लाव्स थे इनके ऊपर किसका वो था? ऑटोमन एम्पायर। ये देखिए तो दिस इज इटली और फिर यहाँ से अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, एंड दिस इज इंडिया और दिस इज जापान। तो यहाँ पर दिस इज, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये गल्फ कंट्रीज हैं, ये गल्फ कंट्रीज है, ठीक है। तो यहाँ पर दिस वाज द रीजन जहाँ पर कौन थे बताइए? दैट इज बाल्कन स्टेट। कौन था? बाल्कन स्टेट एक ऐसा स्टेट था जो बहुत सारे पहाड़ थे और माउंटेनियस रेंज के बीच बीच में जगह थी और उन पे लोग रहते थे। ऐसे अभी बहुत सारे लिथुआनिया और ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हैं जो बोर्निया और ऐसे बहुत सारे जो इसमें हैं, और इन सबको क्या कहा जाता था? स्लाव्स। स्लाव्स वर्ड कहाँ से आया है? स्लेव्स से। और ये इंडियन लैंग्वेज इंडो यानी इधर की भी लैंग्वेज जानते थे और यूरोपियन भी लैंग्वेज जानते थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ 9th का? दैट इज स्लाव्स वर्ड, ठीक है। ये कहा गए थे दैट इज हैबिटेट, दैट इज सिटीजन्स इन साउथ यूरोपियन रीजन और दे लिव इन बाल्कन स्टेट। ये कहाँ रहते थे? दे लिव इन बाल्कन स्टेट और क्या लैंग्वेज बोलते थे? एंड ठीक है, देयर लैंग्वेज वाज इंडो यूरोपियन। Slav word is derived from slaves. Slav word is derived from slave. So their region Balkan state was under Ottoman Empire, जो कि सुल्तानों के कब्जे में था। Their region और ऑटोमन एम्पायर अर्पिता क्यों कमजोर पड़ गया? क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रही थी, उसकी वजह से उसकी ग्रिप लूज हो गई और उसके ऊपर कई उसके जो सुल्तान थे खलीफा उसके ऊपर बहुत सारा इम्पोज हो गया, उसकी पावर कम कर दी गई। तो इस वजह से ऑटोमन एम्पायर वीक हो गया क्योंकि ये टर्की जो था एक्सिस पावर की तरफ से लड़ रहा था, ठीक है कि नहीं। तो वो जो सर्बिया की लड़ाई थी ना, तो सर्बिया और ऑस्ट्रिया, सर्बिया में गए थे ऑस्ट्रिया के किंग, वहाँ उनकी गोली मारकर रिक्शे पे हत्या कर दी गई थी। इसी से फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। तो ये जो थे ऑटोमन एम्पायर, सर्बिया, ये सब एक ही तरफ थे, ठीक है। टर्की ही तो आज का ऑटोमन एम्पायर है। तो इस तरीके से देयर रीजन वाज अंडर, किसके अंडर में था? अंडर ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर ये बड़ा एम्पायर था इस समय। ये कौन सा रीजन है? ऑटोमन एम्पायर। और ये कौन सी स्टेट है? बाल्कन स्टेट। तो ये बताइए यहाँ पर ये जो रीजन है दिस इज ग्रीस। तो ग्रीस किसके अंडर में था? प्रबलीन, आप बताइए, हम क्या बताएं? ऑटोमन एम्पायर। तो ग्रीस ने भी इन्हीं से आज़ादी पाई और बाल्कन स्टेट ने भी इन्हीं से आज़ादी पाई। यूरोपियन स्टेट इस पर नज़र गड़ाए थे कि हम इस पर अधिकार कर लें, बट लेकिन ये रीजन इस तरीके का था नॉट टू रीच टाइप। यहाँ पर माउंटेनियस रेंजेस बहुत थी, इसलिए इन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया बाल्कन स्टेट्स ने, ठीक है। और उनके नाम आपको लिखने हैं, जो 10-12 नाम आपकी बुक में दिए गए हैं। तो देयर रीजन वाज अंडर ऑटोमन एम्पायर। अब देखो बुक में क्या लिखा है इसके सलूशन में लिखा है दैट इज अटेम्प्ट टू विन बैक
So that is long lost independence. तो after first world war, Ottoman Empire power was curbed. उसको क्या कर दिया गया था? Curbed. Curbed का मतलब कम कर दी गई थी. After first world war, power of Ottoman Empire was curbed. किसके द्वारा कर्ब कर दी गई थी प्रियांशु? बाय एलाइड फोर्सेस. बोला करिए. इससे क्या होता है कि ना और लोगों को मोटिवेशन मिलता है. एलाइड फोर्सेस सहयोगी बलों के द्वारा इनकी जो एक्सिस पावर की तरफ से लड़ रहे थे तो उनकी शक्तियां कम कर दी गई थी. है बात कि नहीं? ना. सो इट वाज ए गुड टाइम फॉर स्लाव्स या बाल्कन स्टेट टू विन बैक देयर लॉस्ट इंडिपेंडेंस. सुटेबल टाइम हो गया. दिस वाज हाँ a good time to win back their lost state from Ottoman Empire. तो ऑटोमन एम्पायर ने इसमें अपने आप को डिक्लेयर कर दिया. दीज स्टेट्स वर, ये कौन कौन से स्टेट्स थे? मैकाडोनिया. जब पुरानी हिस्ट्री पढ़ोगे, मेडिवियल हिस्ट्री तब मध्य युगीन भारत में तब पढ़ोगे. दैट इज अभी इनके नाम बदल गए हैं. अर्मीनिया और दैट इज क्रोएशिया. ठीक है. सर्बिया तो है, ये बोस्निया हर्जेगोविना. सो दैट इज सर्बिया. और ये जब फ्री हो गए ना, इनके बीच में भी लड़ाई चलती रही बहुत सालों तक. बोस्निया हर्जेगोविना की तो हम बचपन में सुनते ही आ रहे थे. सर्बिया भी लड़ाई में रहा. तो ये लोग एक दूसरे को छीनने के चक्कर में भी रहते थे. बात समझ में आई आपको? सो दैट इज सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना. So these are different states. Slovenia, Romania. Okay. So ये चीज है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Next is give a reason for the ruling elites of the region wanting to unify one Italian states. इटली को यूनिफाई करना चाहते थे. तो कौन करना चाहता था इटली का यूनिफिकेशन? बताइए. वांटिंग टू, देखो इटली कई भागों में टूटा हुआ था. तो जो मिडिल था, ठीक है, और इसके बगल में यहाँ कौन थे बताइए? सार्डिनिया, पीडमोंट. तो सार्डिनिया पीडमोंट का राजा कौन था? बोलो बोलो. विक्टर इमैनुअल टू. तो इसका नाम लिखो. दैट इज सार्डिनिया पीडमोंट. अच्छा ये बताइए, ये दो थे और ये क्या 7 स्टेट्स से जो इटली के थे, इन्हें 7 सिसिलीज भी कहा जाता था. अब इसमें जो ऊपर वाला था पोर्शन, तो ये किसके अंडर में था? बोलो. दैट इज ये ऑस्ट्रिया में कौन सी थी? बोलो. हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था. ऑस्ट्रिया, सर्बिया है ना. ये देख लो यहाँ कौन है बताओ? फ्रांस. यहाँ फ्रांस था. और फ्रांस का राजा लुई 16 था. उसने कहाँ की राजकुमारी से एंटोनिटी से किया था? बोलो. ऑस्ट्रिया. ये ऑस्ट्रिया है. और ऑस्ट्रिया के नीचे कौन था? सर्बिया, जिसमें इसने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था. जब इसके राजकुमार यहाँ घूमने गए, उनको गोली मार दी गई. और गोली मार दी गई तो फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया. अच्छा, इसने किस पे कब्जा कर रखा था बताओ? नॉर्थ इटली. और बीच में कौन था? पोप. और नीचे वाले पे किसका कब्जा था? ये सही बोला है. देखो इन्होंने बता दिया कि ऑटोमन एम्पायर. जानते हैं ये सब चीजों को. दिस इज ऑटोमन एम्पायर, साउथ इटली. ठीक है कि नहीं? तो अब हमने यहाँ देखा सार्डिनिया पीडमोंट का राजा कौन था? आप जानते हो इसका मतलब? विक्टर इमैनुअल टू. उसका मंत्री कौन था?
जो बता दिया सब इन्होंने। दैट इज काउंट कैमिलो डिकोड। तो जो इन्होंने प्रियांशु ने बताया इसको लिखें। दैट इज सार्डिनिया पीडमोंट का किंग कौन था? विक्टर। दैट इज इमैनुअल टू। और इसका मिनिस्टर कौन था? काउंट कैमिलो डी काबूल। ठीक है। और बताओ कि इसका एक और बहुत वफादार कौन था? गैरीबाल्डी था। तो गुसिपी मजीनी तो इसका एक बहुत बड़ा लड़ाका था और गैरीबाल्डी भी लड़ाका था। सो दैट इज गुसिपी मजीनी ने क्या किया था? बोलो। हाँ, मजीनी। तो गुसिपी मजीनी ने यंग यूरोप और इन सब की स्थापना की थी। और साथ में गुसेप्पी गैरीबाल्डी कौन था? ये लड़ाका था। हाँ, तो गैरीबाल्डी बोला यहाँ पे ये देखो, ये सार्डिनिया, ये पिडमोंट, यही पूरा इटली बनेगा। तो ये जब इटली बनेगा तो इन्होंने सार्डिनिया पिडमोंट के राजा ने कहा भाई हमारे जो एथनिक ग्रुप है, जो एक जैसी संस्कृति है, एक जैसा कल्चर, उनको हम यूनिफाई करेंगे। तो गुसिपी गैरीबाल्डी ने यहाँ के यहीं के लोगों को बोला हम अकेले जाते हैं, अभी तुम्हारा साउथ इटली छुड़ा के लाते हैं। और अकेले गया और वहीं के कबीले वालों से, लोकल पर्सन्स को ही उसने लड़ा दिया और उसने ऑटोमन अंपायर यानी मुसलमानों से इसको आज़ाद करा लिया। अच्छा, यहाँ पर मजीनी का काम आया। मजीनी ने यहाँ पर ट्रिक लगाई अपनी टैक्टिस से और मैनिपुलेशन से, इन सब से लड़ाई की और उसको छुड़ा दिया। और बीच में जो पोप था यानी क्रिश्चियन, उसने कहा लो हम तो खुद ही तुम्हें देने को तैयार। और इस तरीके से पूरा जो इटली था वो यूनिफाई। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज जर्मनी में 3 बार हुए थे वो जंग, है ना। तो उसमें क्या था? ऑटो बिस्मार्क वहाँ और सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ के बिस्मार्क आए हैं। चलो नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए। दैट इज गिव ए रीजन। 10th क्वेश्चन क्या था? फॉर रूलिंग एलिट्स ऑफ रीजन वांटिंग टू यूनिफाई इटालियन स्टेट्स। 10th क्वेश्चन को लिखते हैं कि वो क्यों यूनिफाई करना चाहते थे इटालियन स्टेट्स को। वांटिंग टू दैट इट ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया या दैट रीजन। ठीक है। कुछ ऐसे लिखो, दीज वर ऑफ सेम एथनिक ग्रुप। उनकी क्या थी? एथनिक ग्रुप और कल्चर अलग था कि नहीं? और दूसरा क्या? देयर एंड लैंग्वेज भी सेम थी। तो पहले इस तरीके से होता था लैंग्वेज। और दे वांट टू यूनिफाई, क्योंकि पहले वो जो 7 सिसिलीज थे ना, सिस्टर ऑफ 7 सिसिलीज, वो पहले यूनिफाई ही थे। तो दे वांट टू गेट यूनिफाइड। इन्होंने आजादी के लिए लड़ाई नहीं की, मतलब एक तरीके से यूनिफिकेशन थी, सब अलग अलग के कब्जे में थे। टू increase to economic empowerment of that region. For economic empowerment, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए of that region। कि ज्यादा एक साथ हो जाएंगे, अगर मान लो पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे साथ होगा तो क्या हमारा आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होगा? सो 11th क्वेश्चन देखिए। What area was known as power keg of Europe? यूरोप की धुरी किसे कहा जाता है? So the Balkan state is known as power keg of Europe, जहाँ शक्तियों की लड़ाई होती थी। तो Balkan nations in earlier part। ठीक है, हम केग का मीनिंग समझा देते हैं आपको, मुझे कुछ भी नहीं पता है। What is the meaning of power keg?
मतलब ये ऐसी चीज है जो बहुत संवेदनशील इलाका। पावर केक का मतलब कि इफ समबडी इज सिटिंग ऑन गन पाउडर, कि वहां अगर लड़ाई होती थी तो पूरे विश्व में लड़ाई हो सकती थी। वेरी सेंसिबल रीजन, जैसे कोई बारूद के ढेर पे बैठा। पावर केक का मतलब इट वाज दैट रीजन विच वाज वेरी सेंसिबल एंड एवरीबडी वाज वांटिंग टू कैप्चर इट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पावर केक। तो देखो बाल्कन स्टेट्स, जब ऑटोमन एम्पायर कमजोर पड़ गया तो सभी यूरोपियन कंट्रीज सोचने लगे अब इस पर अपना कब्जा कर लो, इतने सारे राष्ट्र हैं तो सब पे कब्जा कर लो। तो इसीलिए बाल्कन स्टेट वाज नोन एज पावर केक ऑफ यूरोप। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट was France, when was France declared as republic? So 1792 the newly elected assembly abolished the monarchy and जो आप देखो सबसे पहले क्या हुआ, 3 बार फ्रांस में रिपब्लिक का हुआ फ्रीडम, और थर्ड बार जो है नेपोलियन 3, जो हम लोगों का वीडियो एल्बम है ना उसमें देखा था कि नहीं, नेपोलियन 3 ने लास्ट में 1970 में बोल दिया था। 1970 में तो वो आया था सत्ता में। ये कितने पे दिखाया गया है, 17 देखो ये 1792, तो 1870 अब इसमें ये लिखा है, बट अब ये इसमें फर्स्ट टाइम बोला क्या 1792, तो द न्यूली इलेक्टेड असेंबली, ये बोल रहा है रॉबेस्पियरे की बात, क्योंकि तुम्हें रेन ऑफ टेरर वाली बात है कि नहीं, तो वो फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस था। फिर उसके बाद लोगों ने हटा दिया, और उसको हटाने के बाद फिर कौन आया था बताओ, डायरेक्टरी आई थी कि नहीं, और उसके पहले तो ये जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे था वो कौन सा था, दैट इज कन्वेंशन में आया था। भाई सबसे पहले क्या था, मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की थी। फिर उसके बाद क्या आई बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फिर उसके बाद क्या आया, दैट इज ये कन्वेंशन आया जिसमें मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे था। फिर 5 लोगों की डायरेक्टरी आई, और फिर आया नेपोलियन बोनापार्ट, तो वो एक रूलर था, तो मिलिट्री। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट सब जीतने लगा फ्रांस का, तो फिर इसे कर्व कर दिया गया, और फिर चार्ल्स 10 को राजा बनाया गया। चार्ल्स 10 ठीक है कि नहीं, तो उसके बाद धीरे धीरे बार बार रिपब्लिक आई, कभी कभी लिबरल्स आते गए और कभी कंजर्वेटिव, और सबसे लास्ट में 1817 में तब जाके फ्रांस आजाद हुआ। तो पहली बार कब आजाद हुआ बताइए, 1792 में। दूसरी बार कब आजाद हुआ, 1840 में। और तीसरी बार कब आजाद हुआ, 1870। 2 बार अनसक्सेसफुल हुआ, तीसरी बार सक्सेसफुल हुआ। तो 3 बार फ्रांस की रिपब्लिक की लड़ाई हुई। तो उसमें बार बार कभी लिबरल आ जाते थे, कंजर्वेटिव यानी राजतंत्र, कंजर्वेटिव को मतलब समझते हो रूढ़िवादी लोग, और लिबरल के आने से तो ये चीजें। तो पहली बार कब आया बताओ, 92 से 93 का कौन सा पीरियड कहा जाता है, रेन ऑफ टेरर, जहाँ पर इसने सभी जो नॉबल्स थे और क्लर्जी सबको मरवा दिया था, गुलोटिन करा दिया था। तो जब ये आया था तो ये चुन के ही आया था, इसलिए व्हेन वाज द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस एस्टेब्लिश्ड, तो ये लुई 16 गुलोटिन हो गया था, इसको चढ़ा दिया गया था, चुन के सरकार आई थी। तो व्हेन इट वाज द फर्स्ट केम 21 सितंबर 1792। ये बात ध्यान रखें कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एब्सोल्यूट मोनार्की कि निरंकुश राजतंत्र, और फिर उसके बाद क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र, फिर कन्वेंशन, फिर कन्वेंशन में ही मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे है। अच्छा, सबसे पहले ये एब्सोल्यूट मोनार्की आई थी, ये कब आया था, 17 चेक करना। तो ठीक है, फिर इसके बाद डायरेक्टरी आई, फिर मिलिट्री रूल, और फिर उसके बाद मिलिट्री रूल हट गया, जब इसको हटाया गया फिर कंजर्वेटिव्स आ गए, फिर से डायनेस्टी आ गई, और वो डायनेस्टी वही थी, बॉर्बो डायनेस्टी।
और फिर उसके बाद रिपब्लिक फिर से आए, तो इस तरीके से आए। तो बास्तील की जेल पे कब अटैक हुआ था? ठीक है। सो ये अलग अलग डेट है, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं टाइम लाइन से देख करके कि कोई बात नहीं, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस टाइम लाइन को देख लीजिएगा। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब हम कहाँ बात करते हैं? जर्मनी का पुराना नाम प्यूश क्या था? बोलो, प्रूशिया। जर्मनी का पुराना नाम क्या है? प्रूशिया। ठीक है। अच्छा, फिर ईरान का पुराना नाम क्या है? यहाँ, बहुत अच्छा। तो दिस इज, यहाँ पे ईरान है, तो ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्सिया। अब वहाँ पे सब पर्सियंस जो राष्ट्रियंस है वो मार दिए गए और हमारे भारत में 5000 पर्सियंस रहे। ठीक है। जरथुस्त्र ने इसकी स्थापना की थी, इनके धर्म की, जो राष्ट्रियन इनको कहते हैं। और हमारे यहाँ टाटा और बिरला पारसी हैं, सबसे अमीर भारत में पारसी हैं, उनकी संख्या सिर्फ 5000। तो पहली जो इंडियन क्रिकेट टीम थी वो भी पारसियों ने बनाई। और बम्बई में सबसे ज़्यादा पारसी रहते हैं। 10,000 संख्या ज्यूस की है, और वो भी सबसे अमीर। वो लोग सिनेगॉग में पूजा करते हैं, वे सभी ज्यूस केरला में रहते हैं। और उसके बाद जो संख्या है 80,000 अमेरिका में है, जो इजराइल में रहने वाले हैं, और वो अमेरिका की 50% इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए अमेरिका में सबसे ज़्यादा टर्नओवर, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वही देते हैं। इसीलिए बाइडेन जा के बार बार इजराइल में जाते हैं कि वो कहते हैं जाओ, नहीं तो अभी हम लोग लड़ाई करने चले जाएंगे, आप तुम्हारा सब छोड़ छाड़ के हम युद्ध करेंगे राइफल लेकर। इतने देशभक्त होते हैं ज्यूज। तो ज्यूज आर नोन फॉर सक्सेस। तो सबसे ज़्यादा 30 लाख ज्यूज मारे गए थे हिटलर के समय में। 90% तो ख़त्म ही कर दिए थे, लेकिन जो 10% बचे, फिर उन्होंने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी और उनका बच्चा सहन किया। स्त्रियाँ भी सब सहन की। दे आर नोन फॉर ऑल स्किल्स। तो अब जरा देखिए, तो प्रूशिया था। अब प्रूशिया में उसके चारों तरफ जो दूसरे स्टेट्स थे, उन स्टेट्स के साथ इसने कन्फेडरेशन बना ली थी। उसका क्या नाम था? ज़ॉलवेरीन। तो 39 स्टेट्स के साथ ये व्यापार करता था और फ्री ट्रेड था, यानी उसमें कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी। जैसे आप जाते हैं ना, तो सीमा शुल्क लगता है, तो एक्साइज ड्यूटी लगती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, लेकिन वो सारे कंट्री आपस में व्यापार करते थे। एंड देयर इट इज ट्रेड फ्री, नो रेवेन्यू वाज टेकन, नो एक्साइज ड्यूटी वाज देयर। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से इनको क्या कहा जाता है? ज़ॉलवेरीन। तो ज़ॉलवेरीन है। तो प्रूशिया का राजा उस समय कौन था? बहुत अच्छा। दैट इज, कैसर का मतलब तो राजा ही होता है। और विलियम वन, ठीक कह रही हो। कैसर विलियम वहाँ का राजा था। और बोलो उसका मंत्री कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क, ये उसका मंत्री था। तो इसने क्या किया? इसको प्रूशिया कहा जाता था। तो प्रूशिया ने, देखो प्रूशिया नाम लिखा है अभी, फ्रैंको प्रूशियन वार की, ऑस्ट्रियो प्रूशियन वार की। इसने कौन कौन सी वार की बताओ? 3 लड़ाइयां 7 साल में लड़ी हैं। तो इसको नाम लिखना, फ्रैंको प्रूशियन वार, ऑस्ट्रियो और बता रहे हैं, हाँ, प्रूशियन वार डेनमार्क के साथ की, और डेनमार्क प्रूशियन वार, डेनमार्क, और तीनों लड़ाइयाँ जीती प्रूशियन वार। सो ऑटो वन बिस्मार्क अल्टीमेटली वाज सक्सेसफुल टू मेक, ये इन सभी को, ठीक है, टू कन्विंस ऑल 39 स्टेट टू यूनाइट फॉर ए ग्रेटर जर्मनी। दे हैड ऑल्सो फॉट वार, 3 wars, एक डेनमार्क के साथ, एक फ्रांस के साथ और एक ऑस्ट्रिया के साथ। एंड अल्टीमेटली इन 1871 जर्मनी वाज यूनाइटेड। वो बात समझ में आ गई? और उसका दैट इज, ये मंत्री बना था जो प्रधानमंत्री बन गया था, ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको लिखनी होंगी। ठीक है। इटली के यूनिफिकेशन में किन 4 लोगों का योगदान है? अभी तो बोल रहे थे चारों तुम, अभी थोड़ी देर में भूल गए। हाँ बोलो।
डी काउंट कैमिलो दी पावर और विक्ट्री मैनेजर। तो अभी तो आप ही ने सबको बताया क्लास में, 1 मिनट में हो जाएगा। चलो नाउ 13th हो गया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में कुछ बोलो अर्पिता। अब ध्यान से सुनना फिर बताना। In starting, the king of Prussia was Caesar William I. His minister was Ottoman Bismarck. Ottoman Bismarck played a great role in unifying Germany. He led 3 wars in 7 years: Franco-Prussian War, Denmark-Prussian War, and Austro-Prussian War. He convinced all 39 states around Prussia to come all together to form a यूनिफाइड जर्मनी। to form a unified Germany, which called वो जो तुम बोले थे कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स विच वर डूइंग अर्लियर फ्री ट्रेड, ठीक है, दे वर सेड। आपको मालूम है इसके लिए 2 लोग थे जिन्होंने वहाँ की जो एथनिक्स थी, जर्मन एथनिक्स, उसको आगे बढ़ाया। उनके नाम क्या थे उन राइटर्स के जिन्होंने वहाँ पर गॉडफ्राइड। तो इन लोगों ने किया कि सारे जो फॉक स्टोरीज थे, फॉक पोएम्स थे, वो सब किए और ये किया, ठीक है। आगे देखो, एक्सप्लेन एनी 3 कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो क्या 3 रीजन थे? बाल्कन स्टेट तुम्हें मालूम है कि वो घिरा हुआ था पहाड़ों से, अब बीच में जो प्लेन एरिया था। तो कोई 3 रीजन बताओ प्रवीण जो कॉन्फ्लिक्ट थे, झगड़े के क्या कारण थे 1871 में? बाल्कन स्टेट्स के लोग आपस में भी झगड़ा किया करते थे। सो व्हाट वर द रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? to gain more territory. यस, पहली बात। और ठीक है, दे हैव हार्ड एक्सेस एरिया फ्रॉम वन रीजन टू अदर रीजन। सो अब देखो इसके रीजंस लिखो। व्हाट वर द रीजंस दैट देयर वर कंटिन्यूअस वार, और अभी तक भी कुछ दिन पहले तक भी इनमें वार होते रहे हैं। सो व्हाट वर द रीजंस of conflict? Balkan states were forcibly jealous of each other and each hoped to gain more territory, जैसा इन्होंने बताया। So ये इनको कौन लड़ाता था? यूरोपियन कंट्री feed them to fight with each other so that they can have control over some। तो जिसको वो फाइट करवाएंगे उस पे पीछे से कंट्रोल रखेंगे। तो इसलिए फोर्सेबली वर्ड का मतलब है यूरोपियन कंट्री लड़ाया करते। So बाल्कन स्टेट्स were fighting with each other, to annex more territory। वो दूसरे से हथियार लेना चाहते थे, more territory। Second, these were rivalry among European powers over trade and colonies as there was। तो उन जो यूरोपियन कंट्रीज want to have control over Balkan state for colonies, making colonies। तो यूरोपियंस भी इसमें शामिल थे, वे आपस में नहीं लड़ते थे। They were made to fight with each other so that Europeans can get benefit। वो खुद अपना शासन चाहते थे। So यूरोपियन कंट्रीज क्या चाहते थे बताओ? Countries want to, ठीक है, make their colonies। in Balkan state। This was the reason of also want to establish their naval base। वहाँ पर अपना नेवल बेस भी बनवाना चाहते थे। थर्ड देखिए, यूरोपियन पावर्स वर कीन on countering the whole of other powers and extending its control। यूरोपियन कंट्रीज क्या करते थे? ये वर डूइंग कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र किया करते थे सो दैट दे हैव कंट्रोल ओवर बाल्कन स्टेट्स। एक ही बात है, उसी को ही बार बार लिख दिया। यूरोपियन कंट्रीज want to establish naval base there
वहाँ पे वो ऐसा करना चाहते थे। सो इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड पॉपुलर ट्रेडिशन इन क्रिएशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। तो हम लोगों ने देखा कि पोलैंड की जो पोलैंड था उसके इंडिपेंडेंस में तो पॉलिश लैंग्वेज का ही योगदान था, क्योंकि जो वहाँ का राजा था दैट इज जार निकोलस ना, तो उसने बोल दिया था कि रशिया का, तो रशिया का जो जार निकोलस था, यहाँ पे पोलैंड है, दैट इज ये कौन सा यूराल पर्वत है, यूराल माउंटेन, तो यहीं पे पोलैंड है और ये पूरा रशिया है, तो ये पोलैंड है। तो पोलैंड में उसने बोल दिया था कि जो भी होगा रशियन लैंग्वेज में ही, वहाँ के जो पोप हैं या फादर हैं वो सब लोगों को बाइबल रशियन लैंग्वेज में पढ़नी, पॉलिश में नहीं पढ़नी है। लेकिन वो लोग चोरी छिपे पॉलिश लैंग्वेज में पढ़ते रहे और लैंग्वेज ने योगदान दिया पोलैंड को आज़ाद करने, अल्टीमेटली उनको आज़ादी मिली। इसी तरीके से हमने देखा कि जर्मन में यूनिफिकेशन में किसका योगदान रहा, ग्रीम ब्रदर्स ने जो किया, अल्टीमेटली वहाँ के कल्चर का और लैंग्वेज का योगदान रहा। सो हाउ इट हैड प्लेड ए ग्रेट रोल इन गेनिंग इंडिपेंडेंस। सो सेम एथनिक ग्रुप, सेम लैंग्वेज grouped together to make define their own territory and make a nation. So the basic concept of nation was the common heritage which came from the same language, which has originated from same language and same ethnics. ये बात है कि नहीं? तो क्या लिख रहे बताइए कि और ये किसने बोला था? ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे जॉन कौन थे ऐसे, उन्होंने बोला था नेशन की अवधारणा। दैट इज, ये किसने बोला था? एक बोलिए नेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा है और आगे बढ़ो। हाँ, अर्नेस्ट रेनन। सो ये लिख लो यहाँ पर, अर्नेस्ट रेनन, रेनन यही स्पेलिंग है, has projected the concept of nationhood। तो उन्होंने नेशन की क्या अवधारणा प्रस्तुत की? that same ethnic group, जो एक तरीके के रीति रिवाज को मानते हैं, ethnic group, culture and language people should come together to redefine territory। अपनी टेरिटरी को डिफाइन करें, टेरिटरी, ठीक है, मेक एलिगरी ऑफ इट, इसके रूपक बनाएं, जैसे जर्मेनिया इसी तरीके से और जर्मन की थी और मैरियानी फ्रांस की थी, तो ऐसे तो एक एलिगरी बनाए, अपने राष्ट्र को एक माता या पिता के रूप में प्रस्तुत करें। सो मेक एलिगरी एंड, ठीक है, सेक्रीफाइस फॉर इट, सेक्रीफाइस फॉर इट। सो मैनी राइटर्स वर्क टुवर्ड इट, writers like Grimm brother, और जो भी है गॉडफ्राइड भी आप बोल रहे हैं ना, इसी में आते हैं, जोहान गॉडफ्राइड, ठीक है, वर्क फॉर इट, वर्क फॉर इट। सो हम क्या लिख सकते हैं? लैंग्वेज एंड कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर दैट इज मेकिंग नेशंस। नहीं तो पहले टेरिटरी होती थी, लोग अपने आप कहते थे अच्छा महाराणा प्रताप हमारे, देखो राजा है, अच्छा कल अकबर ने कर लिया हमारे यहाँ कब्जा, अकबर की फोटो लगाओ, अकबर हमारे राजा, उनको लेना ही देना नहीं कौन। अब अच्छा अब अकबर भी नहीं रह गए, सिकंदर आ गए, सिकंदर के लगाओ, सिकंदर हमारे राजा, उनको मालूम ही नहीं टेरिटरी क्या। और अब जब हुआ था वर्ल्ड वार तो पहले गाड़ी भर के सोना लोगों ने अपने जेवर दे दिए थे 71 वार में। इंदिरा गांधी ने कहा सब लोग दान दो, तो जिसके पास जो जो थे, तो वो क्या ये नेशनहुड है, हमें नेशन के लिए करना, तभी तो हुआ कि नहीं। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले जो तुम्हारे ऊपर कब्जा करने पता चल जाता, अच्छी
तो इस तरीके से वर्क फॉर इट एंड लैंग्वेज और क्या है लैंग्वेज एंड कल्चर। कल्चर प्लेड इंपॉर्टेंट रोल टुवर्ड्स इट। इतना ही रखिए आज के लिए, कल टिक लगा के ले आइएगा, हम वो क्वेश्चन समझा देंगे आपको। ये इसी में से सब याद कर लेना, इसी में से आएगा। जो क्वेश्चन आप इसी में से पूछोगे हम सब बता देंगे, समझा। यही टाइम रहेगा सर। सुबह हाँ? सुबह रख लो, शाम को कभी रख लो। सुबह आ जाएंगे तो 10 बजे, ठीक है। सुबह 10 बजे आ जाए, 10 से 11:30, ठीक है। सर 10 से 10 to 11:30।